नमस्ते, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं आज आपको हमारी जो छत्तीसगढ़ बस्तर में हमने काम किया उसके बारे में अपने अनुभव बताऊंगा। गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत को सही रास्ते पर जाना है और भारत की डेमोक्रेसी को गुंडों की डेमोक्रेसी बनने से बचाना है तो भारत के यूथ को गांव में जाके काम करना चाहिए। तो हमें भी लगा कि हमें गांव में जाना चाहिए। हमें यानी मैं और मेरी पत्नी वीणा जो चरखा चला रही हैं, मुझे इसलिए गांधी जी का थोड़ा सा परिचय हुआ। मेरे पिताजी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगाई थी और फिर वो फरार हो गए थे और गांधी जी के साथ उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ। फिर गांधी जी ने उनको अपने आश्रम में बुला लिया था और गांधी जी ने उस वक्त नई तालीम शुरू की थी, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि जैसे आजाद भारत में अंग्रेजों का झंडा नहीं चलेगा, ऐसे ही आजाद भारत में अंग्रेजों की एजुकेशन भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि ये एजुकेशन जो है ये हमें प्रॉफिट और ग्रीड सिखाती है। गांधी जी एक उदाहरण देते थे कि अगर मैं आजाद भारत के किसी स्कूल में जाकर पूछूं बच्चों से कि मैंने 4 आने का एक सेब खरीदा और उसे 1 रुपए का बेचा तो मुझे क्या मिलेगा, और अगर बच्चे कहें कि आपको जेल मिलेगी, तो ये बिल्कुल आजाद भारत की एजुकेशन है। अगर बच्चे कहें आपको मुनाफा मिलेगा तो फिर ये गुलामी की और अंग्रेजों की एजुकेशन है। तो गांधी एक नई तालीम लाना चाहते थे देश में, तो हमारे पिताजी को उस काम में उन्होंने लगा दिया। खैर, तो मुझे तो गांधी जी का परिचय वहां से मिला, परिवार में वो सारा था। वीणा की जो दादी की कजिन थी वो थी डॉक्टर सुशीला नैयर, जो गांधी जी की फैमिली डॉक्टर थी और बाद में वो हेल्थ मिनिस्टर भी बनी थी भारत की, और जो वर्धा में मेडिकल कॉलेज है उसकी डायरेक्टर रही। तो वीणा को उनसे परिचय हुआ और फिर वीणा का आकर्षण हुआ सामाजिक जीवन में। फिर वीणा वहां से सामाजिक जीवन में आई। वीणा की जो वरिष्ठ साथी हैं कुसुम बहन, वो यहाँ बैठी हुई हैं। जो राजघाट पर गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा है सन्निधि, वहां की आप सेक्रेटरी हैं। और ये भी बताना बड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा कि जो सन्निधि है गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, वो आचार्य काका साहब कालेलकर ने स्थापित की थी। और कालेलकर साहब के बारे में बड़ी मजेदार बात कही जाती है कि वो मराठी थे और शांति निकेतन में पढ़ाते थे। गांधी जी वहां गए और उन्होंने गुरुदेव से कहा कि ये मुझे दे दीजिए, इनको मुझे दे दीजिए हिंदी के प्रचार के लिए। तो कहा जाता है कि एक गुजराती ने एक मराठी को एक बंगाली से हिंदी के लिए मांग लिया और खैर फिर उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस के प्रचार के लिए वो एक संस्था की स्थापना करी और फिर सारे देश में काम किया। जो शिक्षा आयोग बना था आचार्य काका साहब कालेलकर आयोग कहा जाता है। फिर ओबीसीज के लिए भी जो पहला आयोग बना था मंडल आयोग से पहले, मंडल आयोग से पहले, वो भी कालेलकर आयोग कहा जाता है। तो कालेलकर साहब की साथ कुसुम बहन ने काम किया। तो वीणा भी कुसुम बहन के साथ वहां काम कर रही थी। और शादी के 1 महीने बाद हम दोनों ने अपना सूटकेस लिया और हम लोग बस्तर चले गए। और वहां पर एक गांव के नौजवानों ने हमारे लिए झाड़ियां खड़ी करके दीवार बना दी थी और मिट्टी के खपरों से एक छोटी सी झोपड़ी बना दी थी। उसमें हमने जाकर के रहना शुरू किया। हम वहां पर 18 साल रहे और 18 साल बाद अभी छत्तीसगढ़ में हमारी एंट्री पर बैन है और मेरे खिलाफ वहां करीब 100 अरेस्ट वारंट्स हैं नक्सलाइट होने के। अभी छत्तीसगढ़ में हम जा नहीं सकते।
तो अभी इस बीच क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में हमने जाकर रहना शुरू किया गांव में, और छत्तीसगढ़ बना नहीं था, मध्य प्रदेश था। छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना। उससे पहले बस्तर जिला था, और बस्तर जिला केरल स्टेट से भी बड़ा था। अभी तो वो 7 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हो गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया। तो अभी के उसमें हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में हमने गांव में रहना शुरू किया। तो हमने गांव में देखा कि घरों में सब लोग बीमार पड़े हुए हैं। हम हॉस्पिटल में गए, वहां 12 किलोमीटर दूर। हमारे पास तब साइकिल भी नहीं थी और पैदल ही हम आते जाते थे। आलू प्याज नमक कुछ भी लेना हो तो 12 किलोमीटर में अभी ना पैदल जाते थे। तो हमने वहां जाके डॉक्टर से कहा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, कि गांव में लोग बीमार है, आप आते नहीं है। तो उन्होंने कहा हम तो नहीं आएंगे गांव में, आपको दवाई दे देते हैं और आपको बता देते हैं कि किस बीमारी में क्या दवाई दी जाती है। और मलेरिया बहुत था, हर घर में मलेरिया से लोग पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा हम ये भी सिखा देते हैं कि मलेरिया स्लाइड कैसे बनाई जाती है। तो सबसे पहले मेरी उंगली में ही उन्होंने प्रिक करके वो बता दिया कि मलेरिया स्लाइड ऐसे बनती है, और स्लाइड्स दे दी, दवाइयाँ दे दी, क्लोरोक्विन, प्राइमक्विन वगैरह। तो हम आए और इनका जो वो वैनिटी बैग था वीआईपी का, मेकअप बॉक्स, वो हमने खाली कर दिया। हमने कहा यहाँ मेकअप की क्या जरूरत है जंगल में, और उसी में दवाइयाँ भरी और वही लेकर के हम घूमने लगे घर घर में। तो हम दवाई देते थे। फिर हमने देखा कि स्कूल है तो वहां पर कोई 5वीं पास नहीं किया 40 साल से। रेशन शॉप है तो वहां रेशन नहीं है। आंगनबाड़ी है तो उसमें कार्यकर्ता नहीं है, रेशन नहीं है। तो फिर हमने लोगों से बात करना शुरू किया कि आपके एंटाइटलमेंट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, आपको क्या मिलना चाहिए, क्या हालत क्या है। फिर उनको लेकर के हम ऑफिसर्स के पास जाने लगे, कलेक्टर के पास, सीएमओ के पास, फूड ऑफिसर के पास, बीडीओ के पास। और धीरे धीरे वहां हालत बदलने लगी। हमारे वहां काम करने से गवर्नमेंट बहुत खुश हुई। गवर्नमेंट को लगा कि यहां इस इलाके में तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स हैं उनको ट्रांसफर करते हैं तो वो आना नहीं चाहते। उस समय बस्तर में जो पोस्टिंग होती थी उसको माना जाता था पनिशमेंट पोस्टिंग, ये काला पानी है, जिसको पनिशमेंट देनी होती थी उसको वहां पर भेजते थे। तो ऑफिसर्स अपनी पत्नी को लेकर आते थे कि देखो दिल्ली से वो लड़की आकर के यहाँ रह रही है जंगल में, और तुम यहाँ दंतेवाड़ा आने में वो कर रही हो, देखो जंगल में ये हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। और गवर्नमेंट बहुत खुश थी। तो गवर्नमेंट की हर कमेटी में हम लोगों को एडवाइजर अपॉइंट किया जाता था, हेल्थ की कमेटी में, एजुकेशन कमेटी में। वहां जजेस ने मुझे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट वहां कोर्ट ने अपॉइंट किया। कंज्यूमर कोर्ट में मैं मेंबर था, लोक अदालत की सीनियर बेंच का मेंबर था। जजेस के साथ बैठ के हम लोग वहां केसेस सुनते थे। और धीरे धीरे हम लोगों ने, जो 2 लोगों ने वहां काम शुरू किया था, हमारे 250 फुल टाइम स्टाफ हो गए और 750 पार्ट टाइम वॉलंटियर्स हो गए। तो 1000 लोगों की टीम हो गई और संस्था को बहुत मदद मिलने लगी देश से और विदेशों से, और करीब 1 करोड़ का बजट हो गया संस्था का। बहुत एक बड़ी संस्था हो गई और गवर्नमेंट बहुत खुश थी। हमारे एक फोन से जजेस हमारे बच्चों के बर्थडे में आ जाते थे, मिनिस्टर्स आ जाते थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहानी अभी टर्न लेगी। तो हम जो है एक तरह से आंख का तारा बन गए गवर्नमेंट का, जो हम कह दें वो हो जाए, यहां ये करना है तो वो हो जाता था। तो उसी वक्त एक साथ में साइमल्टेनियस एक और प्रोसेस चल रहा था देश में, और वो था एलपीजी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। उसमें क्या हो रहा था, उसमें जो कैपिटल है वो गरीब इलाकों की तरफ भाग रही थी। गरीब इलाके जहां पर
लेबर सस्ता है और नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। तो कहां जा रही थी कैपिटल? कैपिटल जा रही थी लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में, अफ्रीका की तरफ और साउथ एशियन कंट्रीज में। और इंडिया में वो कहां आ रही थी? वो आ रही थी जहां पर मिनरल्स है, पानी है, जमीन है, सेंट्रल इंडिया में। और सेंट्रल इंडिया झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहां पर। और छत्तीसगढ़ में सरकार ने करीब 100 कंपनीज के साथ एमओयूज किए और उसके तुरंत बाद सरकार ने वहां सलवा जुडुम नाम का एक अपना ऑपरेशन शुरू किया। उसमें सरकार वैसे कहती है कि हम नक्सलियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि नक्सली भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं कि आप मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये जो ट्राइबल एरियाज है ये 5th शेड्यूल्ड एरियाज है और 5th शेड्यूल्ड एरियाज में गवर्नमेंट को अगर कोई जमीन लेनी है ट्राइबल्स की तो कलेक्टर एक नोटिफिकेशन देगा और ट्राइबल्स की ग्राम सभा उसको एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर रिजेक्ट कर दिया ट्राइबल्स ने कि हमको ये आपका प्रपोजल मंजूर नहीं है, स्टील प्लांट लगाना है या माइनिंग करनी है, हमको मंजूर नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और अगर ट्राइबल्स एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक और ग्राम सभा होगी जिसमें कलेक्टर मौजूद रहेगा और गांव वाले डिसाइड करेंगे कि अच्छा भाई इनकी जमीन के बदले में इनको क्या दिया जाएगा, इनको कुएं के बदले में क्या दिया जाएगा, इनको आम के बगीचे के बदले में क्या दिया जाएगा, इनकी वाइफ को क्या जॉब दी जाएगी, इनके लड़के को क्या मिलेगा। ऐसे पूरे गांव का रिहैबिलिटेशन प्लान गांव वाले तैयार करते हैं और वो पूरा प्रपोजल एक बुक फॉर्म में तैयार होता है और कलेक्टर उस पर साइन करता है कि रिजॉल्व बिफोर मी, और उसको कलेक्टर स्टेट की असेंबली को भेजता है और स्टेट की असेंबली उसको अडॉप्ट करती है। पहले रिहैबिलिटेशन होता है, उसके बाद आप वहां पर एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट का तरीका है, लॉ है। गवर्नमेंट ने क्या किया वहां? गवर्नमेंट ने 5000 गुंडों को पकड़ा और उनको 303 की राइफलें दी और उनसे कहा कि तुम लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा काम ये गांव खाली कराने का है। हाँ, 14 साल के 2005 में 5 जून 2005। और इन्होंने ये जो एसपीओस थे इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, तो ये लोग गांव में जाते थे, ट्राइबल्स को पहले नोटिस देते थे कि तुम लोग सड़क के किनारे हमने तुम्हारे लिए कैंप बना दिया, उसमें आ जाओ। अब सड़क के किनारे, गंदा नाले के किनारे टीन के 10 बाई 10 के शेंटीज बना दी, जिसमें इधर भी एक 10 बाई 10 का घर है, इधर भी है, सामने गंदा नाला बह रहा है। और ट्राइबल्स वहां जो रहते हैं, एक घर यहाँ है, बीच में एक पहाड़ी है, एक नदी है, खेत है, एकदम राजा की तरह रहता है ट्राइबल जंगल में। वो यहाँ क्यों आएगा? तो ट्राइब जब ये लोग जाते थे, सलवा जुडुम माने सरकार की ये फोर्सेस, तो ट्राइबल्स भागते थे। अब कौन भाग सकता है? जवान भाग सकते हैं, औरतें नहीं भाग पाती, बूढ़े नहीं भाग पाते, बच्चे नहीं भाग पाते। तो बड़े पैमाने पर बच्चों और बूढ़ों का कत्ल किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। महिलाओं के साथ यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुए बहुत बड़े पैमाने पर। और करीब जैसे एक गांव पर अटैक हुआ तो वहां उनकी फसलें जला दी, उनकी जो ग्रैंडरीज हैं, उनकी जो अनाज रखा है वो जला दिया, कपड़े जला दिए, जो पूरे घर को आग लगा दी। लोग भाग गए, जंगलों में छुप गए। फिर फोर्सेज आकर अटैक करती थी, फिर कुछ लोगों का कत्ल, फिर कुछ बलात्कार। एक एक गांव पर 20-20 बार अटैक किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। और इस तरीके से 650 गांव को
सिक्योरिटी फोर्सेस ने, गवर्नमेंट फोर्सेस ने जला दिया। मैं 650 घर की बात नहीं कर रहा हूं, 650 गांव। आजाद भारत में 2005 में सरकार ने अपने 650 गांव जला दिए। कैन यू बिलीव? आजादी का क्या सपना था? गांव का विकास करेंगे, सबसे गरीब व्यक्ति का सबसे पहले विकास करेंगे। और हम कहां पहुंच गए कि हमारी सरकार हमारे ही गांव जला रही है। ये स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, सेंट्रल दोनों मिलकर, दोनों की फोर्सेस थी, दोनों मिले हुए थे। होम मिनिस्टर चिदम्बरम थे। और ये क्यों हुआ? जब आजादी आ रही थी तब गांधी ने ये कहा कि अंग्रेज भले ही रह जाए, अंग्रेजियत जानी चाहिए। और गांधी की अंग्रेजियत से क्या मुराद थी? गांधी कहते थे ये अंग्रेजियत मतलब अंग्रेजी विकास का मॉडल। खोल लीजिए इसको, भले खोल लीजिए पर्दे को। अंग्रेजी विकास का मॉडल। और अंग्रेजी विकास का मॉडल क्या है? गांधी कहते थे ये अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है कि विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है। अगर आपके पास कम है तो आप विकसित नहीं है। आपके पास ज्यादा कपड़े होने चाहिए, ज्यादा बड़ा घर होना चाहिए, ज्यादा गाड़ियां होनी चाहिए, ज्यादा जमीन होनी चाहिए, ज्यादा पैसा होना चाहिए, तब आप विकसित हैं। अगर आपके पास कम है तो आप पिछड़े हुए हैं। और गांधी कहते थे कि नेचर ने हम सबको बराबर दिया है और तुम्हारे पास ज्यादा तभी होगा जब तुम दूसरे के हिस्से का लोगे। और दूसरा चूंकि देगा नहीं तो तुम ताकत के बल पर छीनोगे। और जब तुम दूसरे से छीनोगे तो झगड़ा होगा। और तुम तभी छीन पाओगे जब तुम्हारे पास ताकत होगी। तो गांधी कहते थे ये अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। ये हमेशा ताकतवर के पक्ष में काम करता है। ये कमजोर के खिलाफ है। ये वाला मॉडल, ये इसमें कमजोर पीछे रह जाएगा और ताकतवर आगे निकल जाएगा। तो गांधी ने कहा कि अंग्रेज तो अपने इस डेवलपमेंट मॉडल को पुश करने के लिए और सस्टेन करने के लिए दुनिया के देशों पर हमला करते हैं। कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में सूरज नहीं डूबता। और एक अंग्रेज ने यह भी लिखा था कि यह तो सच है, लेकिन यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार वॉर करते थे। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी फौज थी और वो लगातार नए देशों पर कब्जा करते जाते थे, वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करने के लिए और मार्केट्स पर कब्जा करने के लिए। गांधी ने कहा अंग्रेजों ने तो सारी दुनिया पर कब्जा किया, हमला किया। अगर भारत अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? और गांधी ने कहा कि अगर आपने ये विकास का मॉडल अपनाया तो एक दिन आप अपने ही गांव पर हमला करेंगे। गांधी ने कहा इस डेवलपमेंट के मॉडल में से वॉर निकलेगी और तुम अपने ही लोगों के साथ एक दिन वॉर करोगे। और ये वही वॉर थी जो हमने दंतेवाड़ा में देखी। ये इंडिया की हिडन वॉर है। आपको पता है इस समय सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारी कहां है? सेंट्रल इंडिया में, ट्राइबल एरियाज में। और वो वहां क्या कर रही हैं? वो वहां जमीन छीनने गई हैं। और वो किसके खिलाफ लड़ रही हैं? वो इस देश के कमजोर गरीब आदिवासियों के खिलाफ लड़ रही हैं। और वो किसके लिए लड़ रही हैं? वो इस देश के अमीर, पावरफुल, अर्बन, एलीट पॉपुलेशन की तरफ से लड़ रही है। यानी इस देश के पावरफुल पॉपुलेशन की फोर्सेस की फौजें भारत के पुअर, वीकर पॉपुलेशन के खिलाफ एक वॉर लड़ रही है। अगर पॉपुलेशन का एक हिस्सा पॉपुलेशन के दूसरे हिस्से के खिलाफ अपनी फौजें भेज रहा हो और युद्ध कर रहा हो, इसे सिविल वॉर नहीं कहेंगे। ये एक सिविल वॉर है जो भारत की पावरफुल पॉपुलेशन की तरफ से लड़ी जा रही है, भारत की कमजोर पॉपुलेशन के खिलाफ।
माइनॉरिटी पॉपुलेशन की तरफ से लड़ी जा रही है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन के खिलाफ, क्योंकि ये जो ट्राइबल्स हैं, ये जो गांव वाले हैं, ये ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्राइबल एरियाज में लड़ी जा रही है। अभी पिछले दिनों तीन मूर्ति दिल्ली में एक मीटिंग चल रही थी, तो वहां पर जयराम रमेश आए हुए थे। उन्होंने कहा कि नक्सलाइट बहुत क्रूर हैं और वो बड़ी वायलेंस करते हैं, गांधीयंस कहाँ हैं? तो किसी ने कहा कि आपको याद नहीं है हिमांशु कुमार को आप लोगों ने कैसे छत्तीसगढ़ से निकाल दिया? तो मैंने कहा जी मैं यहाँ बैठा हूँ। बोले हाँ, आपके बारे में तो हम जानते हैं। मैंने कहा कि आप अभी कह रहे थे नक्सलाइट बहुत क्रूर है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आजादी के बाद से एक भी प्रोजेक्ट, एक भी डेवलपमेंट का आपका प्रोजेक्ट, एक भी कारखाना नाम बता दीजिए जो आपने बिना पुलिस की हेल्प के लगाया हो, जहां आपने लोगों की जमीन बिना बंदूक के दम के ली हो। एक बता दीजिए। आपका तो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का मॉडल ही वायलेंट है। आप क्या वायलेंस की कंप्लेंट कर रहे हैं? आपका पूरा डेवलपमेंट का मॉडल तरीका ही वायलेंट है। ये वायलेंस के बिना चल ही नहीं सकता। दिल्ली में पार्लियामेंट से 20 किलोमीटर दूर भट्टा पारसौल, नोएडा के पास, वहां जमीन छीनने के लिए किसानों के घर जलाए गए थे। ये ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई है। यही भारत का तरीका है कि हम, और भारत का ही नहीं, सारी दुनिया में, आपको मालूम होगा अमेरिका जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, उसने अपने सारे ट्राइबल्स को करीब करीब मार डाला। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ट्राइबल्स मारे गए हैं तो वो अमेरिका में मारे गए हैं। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 65 कंट्रीज ने अपने देश के जो नेटिव्स थे उनको मार डाला, खत्म कर दिया। भारत आज कर रहा है। हम मार रहे हैं और हमसे ये लड़ाई छुपाई जा रही है। हमारे चारों तरफ एक गुलाबी पर्दा खींच दिया गया है कि इंडिया इज शाइनिंग, ये बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है। और देखिए राजपथ के ऊपर आदिवासी नाच रहे। 26 जनवरी को कितना नाचते हैं ट्राइबल्स। ऐसा लगता है कि खुशी के मारे मरे जा रहे हैं ट्राइबल्स। और हमारे सामने हमारा मीडिया क्या बताता है कि नेशनल प्रॉब्लम क्या है कि भाई 2020 में क्रिकेट की कौन सी टीम जीतेगी। ये है नेशनल प्रॉब्लम, इस पर डिस्कस करिए। या ऐश्वर्या राय को करवा चौथ का चांद दिखाई देगा या नहीं देगा, ये है नेशनल प्रॉब्लम, इस पर डिस्कशन करिए। भारत के ट्राइबल्स की क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, ये कोई इश्यूज नहीं है। इसके बारे में आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, डिस्कस करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जो ऐसी बातें करे वो देशद्रोही है, यह हमारे विकास के खिलाफ है। भारत का प्राइम मिनिस्टर कहता है लाल किले से, आतंकवादी वो है और राष्ट्रद्रोही वो है जो हमारे विकास का विरोधी है। और विकास क्या है? गरीब से छीन लो, अमीर को दे दो, ये विकास है। तो खैर, अब हम पर्सनल जर्नी पर आते हैं। तो हम लोग जब जाकर रह रहे थे, आप ये देख सकते हैं वीना ये बैठी हुई है, पढ़ा रही है वहां ट्राइबल्स को। ये हम लोग स्मोकलेस चूल्हा बनाते थे वहां पर। ये महिला है, गांव में कांच लगा हुआ था, हम लोग वहां मेडिकल हेल्प देते थे। ये नीचे जो बैठी हुई है अलीशा, जो आपको दिखती होगी आजकल घूमती हुई, अभी तो वो 18 साल की हो गई है। ये वहां पर हम मलेरिया की दवाई देते थे, तो खाली पेट नहीं दे सकते, तो पहले कुछ खाने को देते थे। फिर इस महिला का हाथ सड़ गया था, डॉक्टर्स ने कहा कि हम इसको एम्पुटेट करेंगे, काट देंगे। तो वो मेरे पास आ गई दौड़ के। फिर मैं मरहम पट्टी करता रहा और फिर उसका आना बंद हो गया। 6 महीने बाद हमने पूछा वो महिला कहाँ है, तो बोले वो तो ठीक हो गई, अब खेती कर दी है। ये सैनिटेशन प्रोग्राम में वीना गांव वालों को समझा रही है। ये वहाँ लेप्रोसी सेंटर था, वहाँ वीना जाया करती थी। ये हम लोग एसएचजीज बनाते थे, 400 से ज्यादा हमारे एसएचजीज थी, और हम लोग वहाँ वेजिटेबल कल्टीवेशन करवाते थे, सिखाते थे। ये नाडेप कंपोस्ट बनाने का ट्रेनिंग हम लोग चलाते थे वहाँ पर। ये एक एसएचजी की बैठक है। गांव में हम पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल करते थे कि अच्छा भाई गांव में कितने रिसोर्सेज हैं। तो जैसे हम कहते थे कि अच्छा चलो कैलकुलेट करो
कि गांव से कितना पैसा बाहर जाता है। तो दाल कितने की खरीदते हैं तो पता चलता था कि हर हफ्ते बाजार जाते हैं, हाट का दिन होता है तो हाट में जाते हैं बाजार, तो कोई 10 रुपए की 20 रुपए की दाल खरीदता है। ठीक है, तो साल भर में कितने लोग जाते हैं, कितनी बार जाते हैं, कितनी बार दाल खरीदते हैं, कितने रुपए की खरीदते हैं, तो पता चलता था कि 3 लाख रुपए की दाल खरीदी जाती है इस गांव से। अच्छा, मिर्ची कितनी की खरीदते हैं, हल्दी कितने की खरीदते हैं, तो टोटल पता चलता था कि 30 लाख रुपया हर साल बाहर जाता है। फिर हम कहते थे अच्छा हमारे रिसोर्सेज क्या क्या है, पानी कहाँ कहाँ है, खाली जमीनें कहाँ कहाँ है, नौजवान कितने खाली बैठे हैं, तो क्या आप ये 30 लाख रुपए का प्रोडक्शन गांव में कर सकते हैं। तो चलिए, तो ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल हम लोग करते थे, गांव का नक्शा बनाते थे, रिसोर्स मैपिंग करते थे, इस तरीके से वह करते थे। फिर ये हमारा आश्रम था, ये महिलाओं की ट्रेनिंग चल रही थी। हम लोग जैसे गवर्नमेंट हैंडपंप लगा के चली जाती है और खराब हो जाता है तो 6-6 महीने रिपेयर नहीं करती है, तो हमने महिलाओं से कहा कि महिलाओं को दिक्कत होती है तो हम महिलाओं को हैंडपंप की रिपेयरिंग सिखाएंगे। तो महिलाओं को हैंडपंप मैकेनिक बनाया गया, उनको टूल्स दिए गए और उनके गांव में स्पेयर पार्ट्स का बैंक बनाया गया जहां वो अपने हैंडपंप को ठीक करती थी। ये वहां रिहेबिलिटेशन के वक्त का है, ये गांव में हेल्थ कैंप लगाते थे हम। ये मुंबई कैंडल मेकिंग की ट्रेनिंग, ये हम लोग जीरो बजट में डैम बनाते थे, पानी कैसे रोक करके सब्जी लगाना, तो सीमेंट के खाली बोरों में रेत भर करके पानी को रोक देते थे और फिर उससे सिंचाई करते थे। ये एसएचजी की बैठक है। ये हम डिलीवरी के वक्त हाथ कैसे धोने चाहिए, दाई ट्रेनिंग वगैरह करते थे। ये चॉप मेकिंग ट्रेनिंग, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फिर हमारी फील्ड की एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे कि फील्ड में क्या चल रहा है। तो कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ, हेल्थ के और दूसरे डिपार्टमेंट्स के सारे लोग। ये पल्स पोलियो और इसमें हमारे सारे कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करते थे। ये सब गांव के लोग आते थे। ये सब अच्छे फोटोज हैं। अभी मैं आपको बुरे फोटोज भी दिखाऊंगा। तो ये जो सलवा जुलूम जब शुरू हुआ और 650 गांव जला दिए, तभी वहां पर एक बार एक लड़की हमारे पास आई। वो वहां एक हमारा एक मित्र है धर्मपाल सैनी, वो आश्रम चलाते हैं, वहां 36 आश्रम चलाते हैं, गांधीयन है। तो उनके आश्रम में वो पढ़ी थी, हम उसको बचपन से देखते थे। फिर वो आंगनबाड़ी वर्कर बन गई थी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो लंगड़ाती हुई आई हमारे पास। हमने कहा क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसको बहुत बुरी तरह मारा है और उसकी चोटी में रस्सी बांध करके, सीआरपीएफ की जो नागा बटालियन थी उन्होंने अपने पांव में बांधकर, सिपाही ने रस्सी और उसकी चोटी में बांधकर उसको गांव की गलियों में घसीटा था उस लड़की को। तो वो हमारे पास सबसे पहला एक तरह से केस आया था। तो मैंने वीना से कहा कि देखो वीना, ये केस अगर हम लेते हैं तो अभी हमारी सरकार के साथ बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है, ये केस लेने से सरकार के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी और ये जो सब हमारा काम है ये सब खत्म हो जाएगा। तो वीना ने कहा कि आप अपने को गांधीवादी कहते हैं और अब कोई लड़की आपसे मदद मांगने आई है तो आप सोच विचार कर रहे हैं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, इसकी मदद करते हैं। आप ये 2-3 मिनट का सुन लीजिए। क्या हुआ? नहीं सर, हम लोग पहले दौरान आए बहुत सारे 50-60 आदमी ना। कौन? ये नागालैंड वाले कौन? पता नहीं, हम लोग नेगरलैंड बोलते थे। यानी पुलिस वाले? पुलिस वाले वर्दी में से?
नहीं, वो पत्ता पत्ता कलर का वो पहने हुए थे। कमांडो वाली ड्रेस? जी, फौजी ड्रेस के पहने हुए थे। तो पहले आए बहुत सारे, मेरे जैसे हमेशा कभी कभार इंदिरा के लिए आते हैं, तो बहुत सारे इंतजार में जमा हो गए। तो सभी को मैं एक आदमी बोला स्टेशन जाने का रास्ता कौन सा है, मैंने पहले डाला, सभी को बोली। उसके बाद फिर इधर से रास्ता है तो हम को पानी पिलाएंगे, तो जी साहब मैं पानी पिलाऊंगी बोली। तो पानी मैं अकेले रहती हूँ, फिर पानी पिलाई नहीं पूरा तो गंजी अंदर का गंजी पिला के सामने रख दी। तो आप पी लीजिए, अब एक 20-25 को मैं दे सकती हूँ हाथ से, इतने सारे को मैं कहाँ दे पाऊंगी सर। फिर पानी पी, आप बोलते हैं कि यहाँ नेक्स्ट वाले लोग आते हैं क्या, नहीं आते साहब, नहीं आते हैं, आज तक हम लोग देखे नहीं हैं, लंबे हैं कि ढीले हैं, गोरे हैं कि काले हैं, लेडीज होने के जेंट्स हैं, आज तक नहीं देखे हैं। झूठ नहीं बोलना बोले तो झूठ नहीं बोलना, आप लोग को झूठ बोल के हम कितना दिन जिएंगे। कोई भी लूटपाट करेगा, कुछ भी करेगा, आप लोग को तो बताएंगे, आप तो रक्षा करने वाले, हम लोग को कोई लूटपाट करने वाले, देखने वाले, मदद करने वाले आप लोग को नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? झूठ नहीं बोलेगी ना, नहीं बोलेंगे साहब, नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, उसके सब आ गया आधा रास्ता तक आए यार, बोलते हैं पता नहीं कौन आगे बिगाड़ा, उसको भी एक दो थप्पड़ लगाया कि हाँ नेक्स्ट वाले लोग आते हैं कि नहीं। वो मार का डर के मारे वो बोला आते हैं। वो आदमी को वहाँ छोड़ दिए, सब के सब भीड़ में दौड़ के मेरे घर में गए, पूरा अंदर बाहर खड़े हो गए, पूरा बाहर को खींच के कितना मार रहे थे, हाथ से भी नहीं। कौन मारा था? ये नागालैंड वाले आदमी को। उनके साथ लड़कियां भी थी? नहीं, एक भी लेडीज नहीं थी। पुलिस वाले वो नागालैंड वाले जेंट्स आपको मार रहे थे? लेडीज को मारे, मेरे को मारे, जेंट्स लोग लेडीज मेरे को मारे। अच्छा। मरे मैं बोली नहीं साहब, मेरा तू झूठ बोलती है, वो बोलता है आते हैं बोल के, तू बोलती है नहीं आते हैं बोल के, झूठ बोलती है बोल को भी हाथ से मारने से उधर से पूरा डंडा से पूरा सुला दिया, इतना मारे, इतना डंडा से मारे, पूरा सुला के मेरा बाल को पैर में पाल के आधा रास्ता तक खींचे, बेहोश हो के मेरे को चलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसे बांध के यहाँ बाल को पूरा यहाँ रस्सी बांधे, रस्सी बांध के और अपना पैर में बांधे। उन्होंने अपने पैर में बांधे, मेरा बाल में रस्सी बांधे, अपने पैर में रस्सी को बांधे और खींचते ले गए। मैं बेहोश थी, होश ही नहीं थी, इतना डंडा से मारते मेरा जान कहाँ रहेगा सर मेरे को। फिर ले गए, फिर थोड़ा आधा रास्ता छोड़ दिया, उसके बाद फिर पानी चिड़ा दिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई, जब सरपंच का घर दिखाया घर से, फिर धीरे धीरे उठी और सरपंच का घर तक ले गए। वहाँ ले गए, सबके घर में घूमा, सरपंच घर में पूरा दूसरे। ये आप ले लीजिएगा, मैं दे दूंगा। फिर वहाँ पर एक और कांड हुआ सिंगारम में। 19 ट्राइबल्स को पकड़ के लाइन में खड़ा करके और गोली से उड़ा दिया, जिसमें 4 लड़कियां थी, उनको गैंगरेप किया और फिर उनको चाकू स्टैब करके मार दिया। 1 मिनट का वीडियो है, ये देख लेते हैं। जिसको हम कहते हैं ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, इन ग्रेटेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें हम ये केस लेकर गए कोर्ट में, और हमने कोर्ट में पूछा सरकार से कि क्या हुआ, तो सरकार ने कहा कि हमारी नक्सलाइट्स के साथ ये एनकाउंटर था। तो हमने कहा अच्छा, एनकाउंटर में तो वो आपको गोली मारते हैं, आप उनको गोली मारते हैं,
तो आपने स्टैब कैसे किया और लड़कियों को कैसे स्टैब किया? आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये लड़की की इंटेस्टाइन बाहर आ रही है जो कि स्टैबिंग से आई है। तो हमने पूछा कि अच्छा इन्होंने नक्सलियों ने कितनी गोली चलाई आप पर? तो बोले उन्होंने हम पर अंधाधुंध फायरिंग करी। और हमने कहा आपने कितनी गोली चलाई? तो बोले हमने 25 गोली चलाई। हमने कहा कि अच्छा पुलिस ने 25 गोली चलाई और 19 लोग मर गए और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करी और एक भी पुलिस वाले को खरोच भी नहीं आई। तो बोले नहीं हम ताक के मार रहे थे। हमने कहा अच्छा। तो हमने कहा कि नक्सलियों से जो बंदूक आपने बरामद करी है वो दिखा दीजिए। तो उसमें वो ऐसी बंदूकें थी, 5 बंदूकें थी उनके पास, जिसमें उनके बैरल में भी छेद थे, सड़ी हुई एकदम होल्स थे उसमें, वो एकदम जंग लगा हुआ। और हमें पता चला कि पुलिस के पास यही 5-6 बंदूकें हैं। हर ट्राइबल्स को मारने के बाद यही बंदूकों को फिर से कपड़े में लपेटकर सील लगा के जज साहब के सामने रख देते हैं कि ये हमको रिकवरी हुई है। तो हमने कहा अच्छा ये करिए, सन 2000 में छत्तीसगढ़ स्टेट बना था, तब से आज तक आपने जितने हथियार रिकवर कराए वो सारे हथियारों की लिस्ट दे दी। तो पुलिस फंस गई बुरी तरह से, क्योंकि उनके पास तो वही 5-7 बंदूकें थी, कुछ रिकवरी नहीं होता था। वो तो ट्राइबल्स को मार रहे थे, तो थोड़ी नक्सलियों से लड़ रहे थे। तो सरकार जब घिर गई तो फिर 1000 पुलिस वाले एक दिन सुबह 5 बजे हमारे यहाँ आए और एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स, बड़े बड़े टैंक्स और वो मशीन गन लगी हुई बख्तरबंद गाड़ियाँ, उन्होंने आश्रम को घेर लिया। और हमारा जो आश्रम था 7 एकड़ में था, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर था, फ्री डिस्पेंसरी थी, लाइब्रेरी थी, ऑफिस था, स्टाफ क्वार्टर्स थे, सैनिटरी प्रोडक्शन सेंटर था जहाँ टॉयलेट सीट्स वगैरह बनाते थे गांव वालों के लिए। सुबह 8 बजे उन्होंने आश्रम के ऊपर बुलडोजर चलाने शुरू करे और 2 घंटे में पूरे आश्रम को मिट्टी में मिला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने। कितने साल का काम था? 18 साल का, 18 साल पुराना आश्रम मिट्टी में मिला दिया पूरा। हमने कहा कोई बात नहीं, हमने आपके ऊपर अटैक किया, आपने हमारे ऊपर अटैक किया, चलिए एक्सेप्ट करते हैं, लड़ाई जारी रहेगी। हम एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। तभी वहां पर एक और केस हुआ, मतलब केसेस तो बहुत सारे चल रहे थे। हम इन केसेस को लेकर के कोर्ट में जाने लगे। पहले हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, फिर हमने मीडिया में बात करी, और फिर जब बात नहीं बनी तो फिर हम कोर्ट में चले गए। तो जो सरकार हमें कहती थी कि आप गरीबों को लीगल एड दीजिए, आप न्याय दीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी हम आंख की किरकिरी बन गए जब हमने असलियत में लोगों को न्याय देना शुरू किया कि चलिए कोर्ट में चलिए। असल में सरकार ये मानती है कि कोर्ट जो है वो सरकार के लिए बने हैं, कि सरकार जब चाहे किसी नागरिक को पकड़ करके कोर्ट में खड़ा कर दे और उसको सजा दिलवा दे। लेकिन अगर नागरिक सरकार को पकड़कर कोर्ट में खड़ा कर दे तो सरकार चिढ़ जाती है। तो जब हमने सरकार को पकड़ के कोर्ट में खड़ा कर दिया कि ये देखिए अमीरों के लिए ये गरीबों के ऊपर हमला कर रहे हैं, निर्दोषों को मार रहे हैं, तो सरकार बहुत नाराज हो गई और फिर आश्रम को तो नेस्त नाबूद कर ही दिया। फिर उसी समय एक और कांड हुआ वहां, जिसको गोमपाड़ केस है, जिसमें सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन ने जाकर के 16 आदिवासियों को तलवारों से काट दिया था, जिसमें 70 साल की एक बूढ़ी महिला थी, उसके ब्रेस्ट काट दिए। 80 साल के एक अंधे बूढ़े थे, उनका पेट फाड़ दिया। एक बच्चा 1.5 साल का अपनी माँ की गोद में था, उस बच्चे की उंगलियां काट दी, उसकी माँ के सिर में चाकू मार दिया। उसकी 8 साल की मौसी पास में थी, उसको मार डाला। उसके नाना को मार दिया, नानी को मार दिया और 16 लोगों को मार दिया। तो 2 मिनट ये देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। From the parts of India, the MOUs. Rasa pertanyaan itu kita macam jawab ni sampai
जिला पेदर सुरेश सुरेश कटाम और सुरेश यहाँ पेदर बात है खन्नी कटाम खन्नी और यहाँ पेदर कटाम दूला कट्टम दूला ये क्या काम बात सकते Nggak susah nggak tam jawani tam tata tam kakukin tam sinjakan tam ma nggak ada aki mana ke gulit ada da in kai kin dun si mungkin ni koti ma ila ke kap mesti ke kayo ma nggak ni datang tam mungkin ni cepat kap tada na ni kai kin dun si ke gitu te pikir ni de orang tak tis mak tu ma ala sapata ke bega mak ini poit ma ni kamalan. Right now, what we're seeing as the security forces close in on these territories, on the MOUist corridor, is the security forces backed by the superpower part of India. You know, the armed power backed by corporates. This army is closing in on the super poor. You know, so you have a rich people's army backed by corporates facing off against a small, ragged army which has come from the poorest parts of India, from the parts of India which are really living in conditions which could be described as famine and have been driven to this over. ये भी आप ले सकते हैं। खैर, तो ये हुआ, तभी हमें लगा कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सब चीजें पता नहीं होंगी, तो हम उनको बताएं। और हम तभी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू दिया था कि अगर दंतेवाड़ा में हिमांशु कुमार बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा और पब्लिक हियरिंग में ट्राइबल्स की बात सुनूंगा। तो मुझे दिल्ली बुलाया गया, राहुल गांधी और चिदम्बरम से हमारी मुलाकात कराई गई और चिदम्बरम ने ये वादा किया कि वो दंतेवाड़ा आएंगे और आकर के ट्राइबल्स की बात सुनेंगे। तो मैंने यही वाली सीडी जो अभी आपको दिखाई है चिदम्बरम को दे दी और चिदम्बरम को पता था कि ये लोग मेरे सामने पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो ट्राइबल साथी थे जो गांव-गांव में जाकर ये बता रहे थे कि भारत का होम मिनिस्टर आएगा, सबसे पहले मेरा साथी जो कोपा कुंजाम है जो काम कर रहा था उसको पुलिस ने उठा लिया 10 दिसंबर 2009 चिदम्बरम के आने से एक महीना पहले, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन। और हाई कोर्ट के एक वकील एल्बन टोप्पो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगा, वकील मौजूद रह सकता है पुलिस स्टेशन में। तो थानेदार ने कहा कि आप वकील साहब को भी अंदर ले लो और फिर कहा कि दंतेवाड़ा में किसी वकील की हिम्मत नहीं है कि थानेदार से बात कर सके। आप थाने के भीतर आ गए और कहा कि वकील साहब को भी उल्टा लटकाओ नंगा करके और कोपा को भी लटकाया गया। दोनों को रात भर पिटाई की गई उल्टा लटका करके। कोपा की पीठ की खाल उतर गई, वकील साहब का शरीर पूरा सूज गया, लाल पड़ गया। अगले दिन वकील साहब से लिखवा लिया गया कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मर्जी से थाने में रुक गया था और अब मैं ठीक ठाक हालत में वापस जा रहा हूं। आज तक उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोपा कुंजाम के ऊपर किडनैपिंग और मर्डर का केस लगाया गया। 2.5 साल बाद हमने उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत दिलवाई। ये इस सीडी में जो ये बच्चा है, ये वाला केस हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। 12 और पेटिशनर थे, जो 16 लोग मारे गए थे उनके फैमिली मेंबर्स। मैं भी पेटिशनर था, मैं पेटिशनर नंबर 1 था, 12 और लोग थे। सबसे पहले उन 12 लोगों को पुलिस ने किडनैप कर लिया, वो आज तक गायब है। मैं अकेला पेटिशनर बचा हूं इस केस में, ये जो बच्चे का हाथ काटा गया, ये बच्चा भी गायब कर दिया गया। तो ये 12 लोग कहाँ हैं पिछले 7 साल से पता नहीं है। और हमारे पास एक इसी गांव की महिला थी जिसके पैर में गोली मार दी गई थी, सोडी संभो। अगर आप गूगल सर्च करेंगे सब आपको मिल जाएगा। सोडी संभो के पांव में गोली मार दी गई थी। हम लोग उसको दिल्ली लेकर गए थे और सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में उसके पांव में उसको लेकर के हम वापस आए थे और चिदम्बरम को आना था। उससे एक हफ्ते पहले उसको लेकर के दिल्ली के लिए हम निकले क्योंकि सेकंड राउंड ऑफ ऑपरेशन उसका होना था। रास्ते में पुलिस ने सोडी संभो को किडनैप कर लिया और स्टेटमेंट दिया कि हिमांशु कुमार ने सोडी संभो को किडनैप करके रखा हुआ था,
वो हमने बरामद कर ली है और हिमांशु कुमार फरार हो गया है, लेकिन वो मिल जाएगा हमें कल तक। अगले दिन सुबह मेरे पास मेरा एक साथी आया और उसने कहा कि आज रात को आपका मर्डर करेगी पुलिस और मेरे घर पर, यानी मेरे दोस्त साथी के घर पर 1 घंटे में पुलिस का हमला होगा। और वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर के दंतेवाड़ा से फरार हो गया। 1 घंटे बाद उसके घर पे अटैक हुआ, पुलिस कंप्यूटर ले गई, टीवी फोड़ दिया, मोटरसाइकिल उठाकर ले गई, पूरा घर पे ताला मार दिया। और मेरा घर पुलिस ने चारों तरफ से घेरा हुआ था। मुझे लगा कि मेरे लोग जेलों में हैं, आदिवासी जिनके लिए मैं लड़ रहा हूं वो जेलों में हैं। हाँ, इसी बीच एक और चीज हुई थी। मैंने जो चिदम्बरम को सीडी दी थी उसमें एक और गांव का केस था, जिसमें सामसेट्टी नाम का गांव है, जिसमें 4 लड़कियों के साथ पुलिस वालों ने गैंग रेप किया था। और वो लड़कियां जब थाने गईं तो जो रेपिस्ट पुलिस वाले थे वो तो थाने में थानेदार के साथ ही बैठे थे, तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर कानून कहता है कि अगर थाने में नहीं लिखी जाती है तो आप एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजिए। तो हमने एसपी को शिकायत भेजी तो एसपी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कानून कहता है कि आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए, हमने वो फाइल किया। पुलिस वालों के खिलाफ वारंट्स इश्यू हो गए। पुलिस ने कहा कि ये पुलिस वाले हमें मिल नहीं रहे, ये एब्सकॉन्डिंग है, जबकि वो थाने में ही रह रहे थे। उनमें से एक तो एसपी का बॉडीगार्ड था और पुलिस कह रही थी हमें मिल नहीं रहे, और सारे सैलरीज ले रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापा, एब्सकॉन्डिंग बट ऑन ड्यूटी। और वो जब चिदम्बरम को मैंने ये सीडी दी, उसमें उन लड़कियों का भी इंटरव्यू है, आप देखेंगे इसमें। 400 पुलिस वाले, यानी पूरे स्टेट सपोर्ट के साथ, पूरी स्टेट माइट के साथ वो रेपिस्ट पुलिस वाले गए। कोर्ट में केस है उनका, लड़कियों का। वो गए, 400 पुलिस वाले गए, उन लड़कियों को दोबारा किडनैप किया, दोरनापाल थाने में लाकर 5 दिन फिर से उनके साथ रेप किया गया। मैंने चिदम्बरम को फोन किया कि ये लड़कियां कोर्ट में हैं, इनको बचाइए। चिदम्बरम ने कहा डोंट टॉक टू मी, टॉक टू ऑफिसर्स। मैंने होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जी.के. पिल्ले को फोन किया, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ को फोन किया, डीजीपी छत्तीसगढ़ को फोन किया, दंतेवाड़ा कलेक्टर, दंतेवाड़ा एसपी को फोन किया, इन लड़कियों को बचा लो। 5 दिन तक उनको किसी ने नहीं बचाया। 5 दिन बाद पुलिस ने उन 4 लड़कियों को गांव के चौराहे पर लाकर फेंक दिया और कहा कि अब अगर हिमांशु से बात करी तो पूरे गांव को आग लगा देंगे। तो इस घटना से, ये घटना हुई थी 27 दिसंबर, यानी चिदम्बरम के आने से 10 दिन पहले। तो इससे मेरा जो पूरा बिलीफ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम में, वो शेक हो गया। मुझे लगा कि मैं तो ट्राइबल्स को कहता था सामने आओ, हिम्मत करो, बोलो, कोर्ट है, आओ लड़ेंगे, हम जीतेंगे। लेकिन मैंने देखा कि कुछ भी नहीं है ट्राइबल्स के लिए। ट्राइबल्स की लाइफ और डिग्निटी बचाने का कोई रास्ता हमने नहीं छोड़ा है। कोर्ट उनके लिए नहीं है, गवर्नमेंट उनके लिए नहीं है। आप पर कोई अटैक करे तो आप कहां जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, और पुलिस अटैक करे तो कहां जाएंगे? ट्राइबल्स कहां जाए? कोर्ट उनके लिए नहीं है। कोर्ट में वो कह रही है कि हमारे साथ रेप हुआ है, उनके बयान है हमारे पास, और पुलिस कह रही है कि हमें मिल ही नहीं रहे, और वो सैलरी ले रहे हैं, और भारत का होम मिनिस्टर दोबारा रेप करा रहा है। आप कहां जाएंगे? भारत के होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर मिलकर ट्राइबल लड़कियों के साथ रेप करवा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से। आप किसके पास जाएंगे? हमने ट्राइबल्स के पास फिर रास्ता ही नहीं छोड़ा है, सिवाय इसके कि वो आपसे लड़े और आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को मारे। क्या करें वो अपने बचाव के लिए? आपको पता होगा 76 सीआरपीएफ वालों को मारा गया था छत्तीसगढ़ में। आपको मालूम है वो किस गांव में मारा गया था? वो इसी गांव में मारा गया था जहां पर इन लड़कियों के साथ दोबारा ये गैंग रेप हुए थे। और मैंने ये कहा था, मुझसे rediff.com में इंटरव्यू लिया गया था, मैंने ये कहा था कि जब आप लोगों के पास न्याय पाने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो लोग इस तरह से फिर न्याय लेते हैं।
वहां जब ये मैंने जो आपको दिखाया वो जो लाशें बिखरी पड़ी थी, उस गांव से जो केस लेकर के हम जब आदिवासियों को कोर्ट में आ रहे थे, तो वहां पर एक नक्सलाइट का स्क्वाड आया, उनका जो दल होता है, दलम बोलते हैं उसको। तो उसकी लीडर जो एक लड़की थी सरिता, तो उसने कहा कि मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगी कोर्ट में ले जाने को, आप गांधीवादी लोग हैं, ले जाइए, आपको बहुत यकीन है इस सिस्टम पे, ले जाओ, लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूं कि आप इन्हें न्याय नहीं दिला पाओगे। और उसने कहा कि इनको न्याय मैं दूंगी, मैं पुलिस वालों को मार दूंगी। और उसने कहा कि अगर आपने इनको न्याय दिलवा दिया तो मैं बंदूक उतार दूंगी, मैं गांधीयन हो जाऊंगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा था, मैंने कहा कि आपने मुझे न्याय डिनाई करके मुझे नहीं हराया, आपने नक्सलाइट को जिता दिया कि नक्सलाइट सही है। मैंने कहा कि ये ट्राइबल्स तो कभी आपके सिस्टम में आए नहीं थे, ये पहली बार हम इनको लेकर के आए थे आपके सिस्टम में कि चलो न्याय मिलेगा, और आपने डिनाई कर दिया कि नहीं, जस्टिस देंगे ही नहीं हम। तो क्या करेंगे ट्राइबल्स? बंदूक उठाएंगे, उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं आपसे, जितनी ताकत है, जब तक है लड़ेंगे। आपने तो अपनी डेमोक्रेसी को खुद ही खत्म कर दिया। मैं एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूं। जब हम वहां से निकल कर आए तो मेरी एक स्टूडेंट है सोनी सोरी वहां पर लड़ने लगी ट्राइबल राइट्स के लिए। तो सोनी सोरी को पुलिस ने दिल्ली से आकर के किडनैप किया फेक केसेस में, उसको दंतेवाड़ा ले गए और उससे कहा कि लिख कर दो कि हिमांशु कुमार नक्सलाइट है, और उसने कहा कि मैं नहीं लिख कर दूंगी। तो सोनी सोरी को उसको अनड्रेस किया, कपड़े उतारे, उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देने शुरू करे, और लास्ट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अंकित गर्ग ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए। सोनी सोरी का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट गए हम लोग, मेडिकल एग्जामिनेशन कोलकाता मेडिकल कॉलेज में कराया गया, वहां उसकी बॉडी में से वो स्टोन निकले और वो सुप्रीम कोर्ट को भेज दिए गए। कानून ये कहता है कि अगर आप मेरा हाथ तोड़ दें और मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो मुझे मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और अगर हाथ टूटा हुआ मिला तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सोनी सोरी ने कहा कि इस एसपी ने मेरे साथ ऐसा किया है, और मेडिकल एग्जामिनेशन में वो आरोप सही पाया गया, उसके बॉडी से पत्थर निकले। आज 5 साल हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करने का ऑर्डर दे सके, भारत का सुप्रीम कोर्ट। और उस सोनी सोरी के शरीर में पत्थर भरने वाले उस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भारत के राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया, गैलेंट्री अवार्ड। ये बहुत वीर है, इन्होंने बहुत वीरता का काम किया है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि जो पुलिस ऑफिसर हमारे डेवलपमेंट के लिए क्रूरता करेगा हम उसको इनाम देंगे, और जो हमारे डेवलपमेंट के बीच में आएगा हम उसको ऐसे टॉर्चर करेंगे। यही मैसेज दे रहे हैं ना हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमारा पूरा सिस्टम। मुझसे लोग कहते हैं अरे निर्भया कांड में तो देखो तो दे दिया ना, उनको फांसी दे दी। निर्भया कांड आपके डेवलपमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, वो आपकी अमीरी से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन ट्राइबल्स का केस आपके पूरे डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। ये डेवलपमेंट बिना पुलिस वालों की क्रूरता के चल ही नहीं सकता। पुलिस वाले कहेंगे आप हमको सजा दोगे, ठीक है, हम ट्राइबल्स की जमीन नहीं छीनेंगे, चला लो अपनी फैक्ट्रियां, चला लो अपने ऑफिसेस। आपके सारा आईटी सारा चीजें तभी तक चल रही हैं जब तक इंडस्ट्री चल रही है, और इंडस्ट्री तब तक चल रही है जब तक हम लोगों के रिसोर्सेज पर बंदूक के दम पर कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि ये डेवलपमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटीज लोगों को नहीं देता है, इसका लाभ लोगों तक नहीं देता है, इसलिए बंदूक के दम पर ही हमको ये करना पड़ रहा है। तो हमने इस पूरे सिस्टम को एकदम नग्न रूप में देखा कि ये जो डेवलपमेंट का पूरा मॉडल है
ये कितना वायलेंट है, खून से सना हुआ है, ये अपने ही लोगों के खिलाफ है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें से एक्सक्लूड करता जा रहा है। और जब आप ज्यादा लोगों को एक्सक्लूड करते जाएंगे तो क्या होगा? आप जब लोगों को उनकी जमीनों से अलग कर देते हैं तो क्या होता है? तब वो लोग भूखे हो जाते हैं, वो भूखे हो जाते हैं, वो बीमार हो जाते हैं और वो लोग धीरे धीरे मर जाते हैं। ये जेनोसाइड है, हम अपनी ही आबादी का जेनोसाइड कर रहे हैं। आपको मालूम होगा भारत में बहुत सारी आबादी कुपोषित है यानी भूखी है। हम भारत की बहुत सारी आबादी को भूख से मार रहे हैं। तो ये भारत का एक अननोन फेस है जो मैंने कोशिश करी कि मैं आपके साथ शेयर करूं। आप लोगों ने सुना, इसके लिए थैंक यू। क्वेश्चंस हो तो फटाफट हम कर लेते, वैसे तो टाइम हो गया शायद आपका। नहीं 3:30 बजे तक है। 3:30 ओके, तब क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी और बुरी स्थिति है। अभी बहुत सारे जर्नलिस्ट को जेलों में डाल दिया गया है। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो गए अक्टूबर में छत्तीसगढ़ और उन्होंने वहां पर एक मिशन 2016 बनाया जिसमें ये तय किया गया कि 2016 में हम एक्चुअल पोजीशन ले लेंगे जमीनों का, बीच में जो आया उसको हटा दो। तो उसी दौरान मालिनी सुब्रमण्यम जो स्क्रॉल के लिए लिखती थी, उनके घर पे पथराव किया पुलिस ने। उनकी जो घर में काम करने वाली थी उसको रात को उठा के ले गए। मालिनी की घर का कांच तोड़ दिया गया, कार का धमकाया गया, FIR नहीं लिखी गई, मालिनी छोड़ के चली गई। 4 जर्नलिस्ट जिन्होंने जो लिखते थे सरकार के खिलाफ उनको जेलों में डाल दिया। 5 जर्नलिस्ट छत्तीसगढ़ छोड़ के फरार हो गए हैं। 2 लॉयर्स जो जगदलपुर में फ्री लीगल एड दे रही थी, शालिनी और ईशा खंडेलवाल, उनके मकान मालिक को पुलिस उठाकर ले गई और उनसे कहा कि खाली करवा लो मकान। वो दोनों वकील जो फ्री लीगल एड देती थी उनको छोड़ करके जाना पड़ा बस्तर। वहां के एडिशनल DGP कहते हैं मीडिया में कि हमने इन वकीलों को इसलिए निकाला क्योंकि ये माओवादियों के केस लड़ती थी। माओवादी कौन है? ट्राइबल्स, जिनको पुलिस कह दे कि ये माओवादी है, वो माओवादी हो गए। कानून ये कहता है कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट में मुकदमा चलेगा। मान लीजिए अगर पुलिस ने कहा कि मैं माओवादी हूं तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, और कोर्ट में मुकदमा चलेगा। तो मुझे वहां वकील चाहिए ना। तो आप अगर वकील को ही भगा दोगे तो मैं मुकदमा कैसे लड़ूंगा? वकील को भगा देना गैरकानूनी है ना। और एडिशनल DGP मीडिया के सामने कह रहा है कि हमने वकीलों को भगा दिया। क्यों? क्योंकि माओवादियों का मुकदमा लड़ते हैं। मतलब हम जिसका कहें उसका मुकदमा तुम लड़ सकते हो, हम जिसको कहें उसका मुकदमा नहीं लड़ सकते, हम जिसका ना चाहे। माने उस DGP को जेल होनी चाहिए, पर वो खुलेआम कह रहा है मीडिया में हमने इसको इसलिए भगा दिया कि माओवादियों का मुकदमा लड़ते हैं। और माओवादी कौन है? जिसको पुलिस कहते हैं वो माओवादी है। तो सोनी सोरी ने विरोध किया, सोनी सोरी के मुंह पर तेजाब डाल दिया फिर से। पहले तो उसका वो टॉर्चर हुआ ही, 2.5 साल बाद वो जमानत पर बाहर आई, अभी वो ट्राइबल्स के लड़ रही है। अभी जब वो नहीं मानी तो उसके मुंह पर तेजाब डाल दिया, फिर वो अभी हॉस्पिटलाइज किया, फिर से वो लड़ाई शुरू करी है उसने। तो मिशन 2016 चल रहा है जिसमें उनका कोशिश ये है कि एक्चुअल पोजीशन जमीनों का ले लिया जाए। चिदम्बरम चले गए और फिर ये चल रहा है, कार्रवाई पूरी चल रही है। हाँ, वो तो अभी तो चिदम्बरम के बाप है ये लोग। तो सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहे थे कि मोदी जी को आ जाने दो, बात हुआ मानव अधिकार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो तो बिल्कुल खुले कौन से कॉर्पोरेट्स हैं जो इसको बैकअप कर? इसमें टाटा है, वहां पर टाटा स्टील प्लांट है, SR रिलायंस का नहीं है। असल में आजकल क्या है कि जो कैपिटल है वो इतनी ग्लोबल हो गई है कि किसका पैसा कितना लगा हुआ है बड़ा मुश्किल है ये बताना, किसके थ्रू किसने अब जैसे बीच में आया कि
टाटा और एक मिनट, कौन सी कंपनी थी कंपनी का नाम नहीं, विदेशी कंपनी थी। रियो टिंटो। नहीं, एक मिनट दिमाग से निकल गया, मैं कई बार बोलता हूँ उसको। कॉस्को। ना टाटा ने उसका वो कर लिया था। हाँ, कोरस। लेकिन वो ज्यादा बड़ी थी, उसने असल में टाटा का टेक ओवर कर लिया। तो अब भारत में नाम है टाटा का, लेकिन वो विदेशी कंपनी असल में ऑपरेट कर रही है और उसके लिए हमारी जमीनें दी जा रही हैं। तो बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कौन सी कंपनी असल में खेल रही है वहां पर। तो लेकिन वो लिस्ट है, ऑनलाइन है, 100 के करीब है, और उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें पुलिस वालों के भी शेयर है, जजेस के शेयर है। कपाड़िया साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने तो माना था कि वेदांता में मेरे शेयर है। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? वो कभी प्रोसेस चला था जो शुरू में था कि अगर उन्हें जमीन लेनी है ट्राइबल से, कैसे वो कॉम्पनसेट होंगे? कभी प्रोसेस हुआ ही नहीं कभी? मनमोहन सिंह साहब ने 2 बार कोशिश करी कि साहब ये ग्राम सभा की जो सहमति वाला क्लॉज है, उसको वो डाइल्यूट कर दिया जाए। 2 बार उन्होंने अपना ये नोटिफिकेशन निकाला मिनिस्ट्री से। मोदी साहब ने 2 बार निकाला है अभी कि ग्राम सभा की बहुमत है, लैंड एक्विजिशन की ग्राम सभा की अनुमति की जरूरत नहीं रहेगी अब। तो ये बार बार कोशिश करते हैं कि किस तरह से संविधान को दरकिनार करके इनके लिए जमीनें ली जाए। मतलब हमारा कहना यही है कि तुम जो कहते हो कि अमीर जो है अपनी मेहनत से अमीर बनते हैं, ये अमीर बनते हैं हजारों लाखों लोगों को गरीब बनाकर। आप लाखों लोगों की जमीन छीन लोगे और एक कॉर्पोरेट को दे दोगे, एंड दिस यू कॉल डेवलपमेंट। ये क्या डेवलपमेंट हुआ? और कहते हैं वो अपनी मेहनत से अमीर बना है, मजदूर की मेहनत, गरीब लोगों के रिसोर्सेज और उसका प्रॉफिट, और कहते हो कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये बहुत वायलेंट तरीका है, ऐसे नहीं चलेगा। और फिर लोग विरोध करें तो उनके ऊपर पुलिस छोड़ दो, जाओ इनके घर जलाओ, रेप करो, मर्डर करो। मतलब रेप अभी रिसेंटली इसी साल में ये मिशन 2016 में इन्होंने रेप को एज ए टूल यूज किया है। हमारी अपनी ही देश की फोर्सेस 40 रेप पेदापारा में हुए, 16 रेप वेलम निंड्रा में हुए, 12 रेप पेदा गुड़ी में हुए। और बहुत ही मतलब बताने में शर्म आएगी, आपको सुनने में शर्म आएगी। ये कहते हैं कि जो लड़कियां बड़ी हो गई हैं उम्र में और शादी नहीं करी है, वो नक्सलाइट है। तो लड़कियां जो है वो अपनी भाभियों के मंगलसूत्र पहन लेती हैं फटाफट, और वो कहते हैं तुम शादीशुदा हो, और शादीशुदा हो तो उनके ब्रेस्ट निचोड़ कर देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कि तुम शादीशुदा हो, हम चेक करेंगे। और ये कई सारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स में आया है। मैंने इतना आपका खून खौल जाए वहां जो हो रहा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है, और कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और इन सारी चीजों में सोनी सोरी वगैरह ने FIR करवा दी पुलिस वालों के खिलाफ कि ऐसा ऐसा किया है इन्होंने, ये रेप किए। एक भी अरेस्ट नहीं, 6 महीने 8 महीने हो गए, एक भी अरेस्ट नहीं है। एक लड़की थी मीना खलको, उसके साथ गैंग रेप किया पुलिस वालों ने और उसको गोलियों से उड़ा दिया, छन्नी कर दिया, 8 गोलियों से मारी, कि नक्सलाइट थी। जांच में पाया गया ये बकरी चरा रही थी, निर्दोष गांव की लड़की थी, और पुलिस वालों ने रेप करके इसके साथ गैंग रेप करके इसको गोली से उड़ाया। जुडिशियल कमीशन बैठा, जुडिशियल कमीशन ने पाया कि बिल्कुल ठीक है, रेप हुआ है, ये निर्दोष थी। 1 साल बीत गया, एक भी अरेस्ट नहीं। सोनी सोरी को दिल्ली से आके अरेस्ट करके ले गए फर्जी उसमें। तो रेप को एक टूल के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेप जब करते हैं तो पूरी कम्युनिटी डर जाती है।
और वो भागते हैं। तो वो चाहते हैं कि इनकी महिलाओं के साथ रेप करो जिससे ट्राइबल डर जाए, जमीनें छोड़ के भाग जाए, हम जमीनों पर कब्जा कर लें। और ये सरकारों का तरीका है, और ये वो सरकारें हैं जो हमारे टैक्स से चलती हैं, ये वो सिक्योरिटी फोर्सेज है जो हमारे टैक्स से चल रही है, हमारे वोट से चल रही है। तो इन अ वे हम लोग रेस्पॉन्सिबल है इस सब के लिए अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो, क्योंकि हम टैक्स दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ये हमारी फोर्सेज है, और ये जाकर के हमारे ही देश के लोगों से रेप कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, बच्चों के हाथ काट रहे हैं। अगर हम अपोज नहीं कर रहे, इट मीन्स हम सपोर्ट कर रहे हैं। आप जिस केस के लिए गए थे अभी दिल्ली, वो कितना पुराना केस है? 7 साल, 2009। और कोई उम्मीद नहीं है कुछ? उम्मीद भी नहीं। अब मान लीजिए अभी उस कोर्ट ने ये मान लिया कि ठीक है, हम एक SIT बिठा देंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। अब 7 साल बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, मान लीजिए 2-3 साल बाद उसकी रिपोर्ट भी आ गई कि हाँ ये CRPF वाले दोषी थे, तो वो 3-4 पुलिस वालों को आगे कर देंगे कि लो इनको सजा दे दो। अब 10 साल बाद 3-4 पुलिस वालों को सजा मिल भी गई। मैं तो उस समय इसलिए लड़ा था कि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि सरकार ये गलत कर रही है, इसको रोका जाए। मुझे तो आपने पूरे डिस्कशन से बाहर कर दिया। अब मैं तो वहां हूं नहीं, और इन 10 सालों में आपने उसके बाद कितने ही मर्डर और करे, कितने रेप और करे, मुझे बाहर कर दिया। अब मैं छत्तीसगढ़ जा नहीं सकता। तो 10 साल बाद मिला हुआ कोई जस्टिस है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपने जस्टिस डिनाई कर दिया। अब वो लोग भी जो मर चुके 10 साल बाद, उनके बच्चे भी अब बड़े हो गए होंगे, अब उन्हें क्या मिलेगा? तो मतलब ये कोई जस्टिस थोड़ी हुआ। आपने अब मुझे तो बाहर कर दिया। आप वो कुछ बता रहे थे कि पुलिस वाले आने वाले थे 1 घंटे में, उसके बाद में आपने पूरी बात की थी कि नहीं मुझे मालूम। हाँ, अच्छा। तो बस वो घर हमारा घेरा हुआ था, वो जो रात को उस रात खबर थी कि मुझे मार डाला जाएगा। तो आधी रात को फिर मैंने घर के पिछली दीवार को जंप किया और झाड़ियों में क्रॉल करता हुआ 1 किलोमीटर निकला। मैं वहाँ एक टैक्सी मेरा वेट कर रही थी। मैं छत्तीसगढ़ से निकला और उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ नहीं गया। अभी मुझे बताया गया है कि अभी छत्तीसगढ़ में जितने भी ट्राइबल्स को पकड़ के जेलों में लाया जाता है, उनकी चार्जशीट में लिखा रहता है कि अदर ट्राइबल नक्सलाइट लीडर्स, उनके नाम रहते हैं, और मेरा नाम रहता है हिमांशु कुमार, भी इस घटना में शामिल था और एब्सकॉन्डिंग। तो मेरे खिलाफ 100 से ज्यादा अभी अरेस्ट वारंट्स हैं, परमानेंट अरेस्ट वारंट्स। तो मतलब अब मुझे इसलिए नहीं पकड़ रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ नहीं जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ जाऊंगा तो वो मुझे तुरंत जेल में डाल देंगे, मुझे काम नहीं करने देंगे। यानी आप गांधी जी का जो एक सपना था कि नौजवान गांव में जाए काम करें, आज गांव हमारे टारगेट पर है। तो गांव में नौजवान जाकर अब काम नहीं कर सकते, कोई भी जाकर गांव में काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप गांव में जाओगे, लोगों को अधिकार बताओगे, उनको ऑर्गेनाइज करोगे, कानून सिखाओगे, और गांव की जमीनों पर अभी कब्जा करना है हमको। तो गांव में जाकर काम करना अलाउड नहीं है। तो मतलब हम गांव का विकास करने से लेकर गांव पर अटैक करने की उसमें आ गए हैं, फेज में आ गए हैं। हम अपने ही लोगों को मारने के फेज में आ गए हैं। इस पूरे डेवलपमेंट मॉडल ने हमारे भीतर के सबसे बुरे एस्पेक्ट को बाहर ले आया है कि जितना बुराई आपके भीतर हो सकती है, सामने आ जाओ। कितनी बुराई हो सकती है कि अपने देशवासियों के साथ रेप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मर्डर करो, उनका मारो, कुचलो, जला दो, बस आपका शॉपिंग मॉल, कार, ऐशो आराम, बढ़िया, ये सब रहना चाहिए। फिर अपने देशवासियों को मारो। तो जो सबसे बुरा तरीका हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग का, वो हमारा बना दिया है, हमको जॉम्बीज बना दिया है। और हम इसको समझ रहे हैं कि हम बहुत डेवलप्ड हो गए, कि हम अपने देशवासियों को ही मार रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं? इधर बस इन्हीं इश्यूज पर लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोर्ट में केसेस लड़ रहे हैं, और अभी प्लान कर रहा हूं मैं वापस छत्तीसगढ़ जाऊंगा, जेल में जाऊंगा, रहूंगा,
फिर लड़ाई शुरू करेंगे दोबारा।